नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज बात होगी मौतों का घोटाला को लेकर। जिस तरह बिहार में घोटाला सामने आया, जिसमें हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, उसी की तर्ज पर हैलेट अस्पताल में भी मामला सामने आ रहा है, जिसमें देखना यह होगा कि आखिर कौन दोषी है और क्यों इन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। तो बिहार की ही तर्ज पर कानपुर के हैलेट अस्पताल में भी कोरोना से हुई मौतों को एडजस्ट करने का सिलसिला जारी है। कोरोना से हुई मौतों को छिपाने के प्रयास में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कई लोगों की मौतों को पोर्टल पर अपडेट ही नहीं किया। मामले में तूल पकड़ने के बाद अब पुरानी मौतों को पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना की रिपोर्ट में रोजाना पुरानी मौतें ही दिखाई जा रही हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन एक साथ इन मौतों को दिखाने से डर रहा है। अब शहर में कोरोना से मौतें नहीं हो रही तो पुरानी मौतों के आंकड़ों को एडजस्ट किया जा रहा है। ये मौतें कब हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा दिन के आंकड़ों में राज ही रहेगा। हैलेट की अलमारियों में बंद फाइलों की कब्रगाह में अभी और भी मौतें दबी हुई हैं, जिसके लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। इससे पहले हम इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कानपुर के स्वास्थ्य विभाग के रोजाना नए कारनामे सामने आते रहते हैं। लापरवाही और संवेदनहीनता के मामले तो आए दिन की बात हो गए हैं, लेकिन कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने तो मौत के आंकड़ों में ही खेल कर दिया है। यहाँ मरने वालों की संख्या 261 है, जो अभी तक अपलोड तक नहीं की गई। पहले बताया गया था कि सिर्फ 161 मौतें नहीं अपलोड की हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 1000 से ज्यादा हो सकता है। आरोप है कि डॉक्टर प्रेम सिंह, जो कि कोविड इंचार्ज हैं और उनके अंडर में सब कुछ आता है, इन पर आरोप है कि ये कभी कोविड वार्ड गए ही नहीं, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी से की जा सकती है। बताया तो ये भी जाता है कि पूरा वार्ड जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दिया जाता है। हैलेट के न्यूरोसाइंसेस कोविड अस्पताल और कोरोना वार्डों में रोगियों की बीएसटी खंगाली जा रही है, तो दबी मौतों का खुलासा हो रहा है। पहले ही खुलासा हो चुका है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की वजह से 160 मौतों को पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया था। अब इसके बीच नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी अपनी ढपली पीट रहे हैं। नगर निगम सूत्रों की माने तो विद्युत शवदाह गृहों के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल, मई और जून में अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले 2397 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में किया जा चुका है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जारी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा 1819 दर्शाता है। इस अंतर पर जब मंडलायुक्त राजशेखर से सवाल पूछा गया तो वे पहले तो शहर में गिरे कोरोना पॉजिटिविटी रेट का हवाला देते हैं। बाद में दोबारा पूछने पर उन्होंने बताया कि सभी आंकड़े अपडेट होंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि कोरोना की पीक के दौरान हैलेट अस्पताल का कंप्यूटर ऑपरेटर बीमार हो गया था, जिसके चलते मौतों को अपडेट नहीं किया गया। अब इन मौतों को अपडेट किया जा रहा है। मौत के आंकड़े छिपाने के इस खेल में अधिकारी भी पर्दा डालते दिखाई दे रहे हैं। इनको अपडेट करने का आधार क्या है, इस सवाल का किसी ने सही जवाब नहीं दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि सभी जवाब देने से कतरा रहे हैं और मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो हैलेट का ये मौतों का मामला, इस बारे में बातचीत भी करेंगे और तमाम जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारियां दिखाते हैं। सांसें टूटने का सिलसिला रुका तो आंकड़ेबाजी शुरू। हैलेट के पोर्टल पर आंकड़ों को किया जा रहा है एडजस्ट। मौतें थमने के बाद एडजस्ट हो रही हैं पुरानी मौतें। कानपुर का हैलेट हॉस्पिटल बना बाजीगरों का अड्डा। सरकारी मुलाजिम आंकड़े छिपाने में व्यस्त। विभाग के अधिकारी भी मामले में लिप्त। स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा सुधरने का नाम। पटना के बाद अब यूपी में भी आंकड़ों का खेल।
आंकड़ेबाजी में देश का दूसरा शहर बना कानपुर। फर्जीवाड़े में यूपी का पटना बना कानपुर। कोविड इंचार्ज भी सीधे तौर पर शामिल सूत्र। कभी भी कोविड वार्ड झांकने नहीं गए इंचार्ज सूत्र। कोविड इंचार्ज प्रेम सिंह पर लग रहे आरोप। मरने वालों के आंकड़े ही नहीं किए गए अपलोड। पहले बताई गई सिर्फ 161 मौतें, लेकिन असलियत में आंकड़ा 1000 के पार। तो बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की जान गई, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सच और झूठ के बीच हकीकत क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने खुद ही असलियत बताई है। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में बड़े घालमेल का खुलासा हुआ है। इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी कि यह मौत के सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और अब सरकार रिकॉर्ड से ही इस बात पर पूरी तरह से पर्दा उठ गया है। 24 घंटे में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 5458 से बढ़कर सीधे 9429 हो गया है, यानी आंकड़े सीधे 73% बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार ने मौत के आंकड़ों को छुपाया है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की जानें गईं, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने खुद ही असलियत बता दी। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि अब तक मौतों की जो संख्या 5458 बताई गई थी वो सही नहीं है। असली आंकड़ा 9375 है। इस बदलाव के बाद कोरोना से मरने वालों की आधिकारिक संख्या में करीब 58% की बढ़ोतरी हो गई है। बिहार में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में बड़े घालमेल का खुलासा हुआ है। इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी। यहाँ मौत के सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अब सरकार के रिकॉर्ड से ही इस बात से पर्दा उठ गया है। 24 घंटे में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 5458 से बढ़कर सीधे 9429 हो गया, यानी आंकड़े सीधे 73% बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार ने मौत के आंकड़ों को छिपाया? लोगों का कहना है ये सच्चाई भी आधा सच है। अस्पताल और शमशान के आंकड़ों को अंदाजा लगाया जाए तो ये संख्या कहीं ज्यादा निकलेगी, जो बिहार का स्वास्थ्य विभाग छुपा रहा है। इन आंकड़ों में पटना के 28 निजी अस्पतालों को आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया? हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाता रहा है। सरकार ने मौत के आंकड़ों में सुधार जरूर किया है, लेकिन दावा है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में ऐसे अनगिनत लोगों की मौत हुई जिन्हें कोरोना के लक्षण थे, लेकिन उनकी जांच नहीं कराई गई। इसलिए वो सरकारी आंकड़ों से कोसों दूर हैं। यही वजह है कि ये सच भी अधूरा सच नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अपनी विवादित हरकतों की वजह से देश में बदनाम कानपुर का हैलट अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हैलट अस्पताल ने ऐसा कारनामा किया है जिसके चलते लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। हैलट अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना से मर चुके मरीजों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगवा दिए। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। पूरे गड़बड़झाले में कई डॉक्टर्स के शामिल होने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हैलट अस्पताल बना फर्जीवाड़े का अड्डा। जिंदा मरीज नहीं, मुर्दों का होता है इलाज। आपदा में भी अवसर तलाश रहे जिम्मेदार। मुर्दों को लगा दिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना से मौत के बाद भी किया इलाज। मुर्दों के नाम पर जारी करवा लिए इंजेक्शन। नर्सिंग स्टाफ ने किया हैलट का बेड़ा गर्क। यूपी के कानपुर के हैलट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कानपुर का हैलट अस्पताल फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुका है।
जूनियर डॉक्टरों की बदमिजाजी और नर्सिंग स्टाफ की कारगुजारियां आए दिन कानपुर के माथे पर बदनामी का दाग लगा रही हैं। महीने में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता है जब हैलट अस्पताल सुर्खियों में नहीं रहता हो। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका कानपुर का हैलट अस्पताल मरीजों के साथ सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गया है। कानपुर के हैलट अस्पताल का अब एक और घोटाला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यहां बड़ा घालमेल देखने को मिला है। कोरोना काल में हैलट अस्पताल में जिंदा मरीजों को न तो ठीक से इलाज मयस्सर हुआ और न बेड। अब मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का नया गड़बड़झाला सामने आया है, जिसका संज्ञान खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया तो हैलट प्रशासन में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीर और एम्पुटेशन बी ये होता क्या है, जब वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का अलाउ करता है और डिमांड भेजता है तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचा गिरी की इसकी नोडल अफसर है इंचार्ज, वो इसको ओके करती है। जब वो ओके करती है तब ये रेमडेसिविर या एम्पुटेशन बी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। अगर पेशेंट लाइव है या एक्सपायर हुआ तो बीएसटी पे तुरंत मेंशन होकर वो पोर्टल पे लोड किया जाता है। पेशेंट एक्सपायर हुआ है और उस पर पोर्टल पर लोड कर दिया गया है, उसके बाद अगर इंजेक्शन इशू किया गया है तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। दरअसल गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से संबद्ध हैलट अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। मरीजों को बाजार से आसानी से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। अब खुलासा हुआ है कि शासन की तरफ से हैलट को मरीजों के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए थे उनमें बड़ा घालमेल हुआ है। 3-4 दिन पहले मृत हो चुके लोगों के इलाज के नाम पर नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन जारी करवा लिए। फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है अभी इसका पता तो नहीं चला। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए गए। मैंने जांच कमेटी बैठा दी है, सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर राज तिलक हैं जो अभी लाइव हैं, जिनको सुमृत दिखाया गया है। एक विनीता ठाकुर है जो हमारे डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव इलाहाबाद उनके साले की बेटी थी, जिसकी मौत 29 तारीख है, इसमें दिखा रहे 26 तारीख को। तो ऐसे हम पूरी बीएचडी निकलवाई है और पूरा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं और सत्यता को पता करके मैं आपके सामने पूरा ओपन करूंगा, सारा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा। क्योंकि इस पर बहुत बड़ा संज्ञान ले लिया कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन आया, प्रशासन ने लिया है। उस समय इतनी क्राइसिस जो अप्रैल में घटना दिखाई जा रही है, सारी बीएचडी हमने निकलवाई है और निकलवाने के बाद जो इंजेक्शन इशू किए गए हैं, किसके नाम से इशू हैं, कब कब लगे हैं, मैं पूरा डाटा इकट्ठा करा रहा हूँ। आरोप है कि हैलट पे नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की मौत के बाद स्टोर से इंजेक्शन जारी करवाए और बाजार में महंगे दाम पर बेच दिए। बता दें कि हाल ही में हैलट के एक वार्ड बॉय विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को आधा लगाकर उसे आधा बचा लेता था, फिर बचे हुए इंजेक्शन को बाजार में बेच देता था। कोरोना काल की आपदा में हैलट अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने जमकर अवसर तलाशे। लगातार इंजेक्शन, बेड, दवाएं और चिकित्सकीय उपकरणों की कालाबाजारी हुई। इस कालाबाजारी में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो वहीं हैलट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की मिलीभगत ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दे डाला। बड़ा सवाल है कि हैलट अस्पताल की बदनामी वाली कारगुजारियों पर अंकुश कब लगेगा। भ्रष्ट नर्सिंग स्टाफ और उनसे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी चाबुक कब चलेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। कोरोना में हुई कालाबाजारी की अब परतें खुलना शुरू हो गई हैं। मामला हैलट अस्पताल का है, जहां पर मरे हुए लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी कर दिए गए। इस पूरे मामले पर सीएम ने संज्ञान ले लिया है। इस पूरे मामले पर जब हैलट प्रशासन से बातचीत करी गई तो उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी सीएमएस और प्राचार्य मिलकर इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये जो रिपोर्ट है कुछ ही घंटों में शासन को भी भेजी जाएगी। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। तो यहाँ पर आज हम मौतों के मामले को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार के पटना के बाद में हैलट अस्पताल में भी ये मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर कहाँ गड़बड़ी हुई है, किसके द्वारा ये गड़बड़ी की गई है, साथ ही साथ क्यों ये मामला सामने आया है, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर हमारे साथ बनी हुई हैं, पल्लवी प्रताप अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं।
सबसे पहले सारिका आपके पास आएंगे और इस मामले की पूरी जानकारी के लिए कि क्या है ये पूरा मामला, हमने अपने दर्शकों को यहाँ तक दिखाया तो है, लेकिन आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये गड़बड़ी की गई है, किसके द्वारा गड़बड़ी की गई है और मौतों का जो डेटा है वो अब क्यों अपलोड किया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी। जी सारिका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सारिका से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। संतोष जी, आपके पास आएंगे और जिस तरह से मौतों का ये मामला सामने आया है, बिहार में इस तरह का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है और वहां कहीं ना कहीं अब उसको एडजस्ट कर दिया गया है, मौतों को अपडेट कर दिया गया है। लेकिन कानपुर का ये जो मामला है, ये मामला पहले भी उठ चुका था, क्यों इस तरह की हीला हवाली की जाती है और उसके बाद जब कहीं ना कहीं मामले सामने आते हैं, संज्ञान लिया जाता है, तो सिर्फ एक ही उत्तर यहाँ पर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास रहता है कि जांच कराई जा रही है। जी संतोष जी, आपसे इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि मौतों के मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे मौतों का घोटालों को लेकर। हैलेट कानपुर में जिस तरह का गड़बड़ झाला निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ये गड़बड़ झाला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मंशा रही थी, क्यों मौतों के आंकड़े को छिपाया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। कोरोना को लेकर जिस तरह से शमशान घाट या फिर नगर निगम के आंकड़े डेथ सर्टिफिकेट के मामले में गवाही दे रहे हैं, ऐसे में हैलेट अस्पताल में ये जो मामला छिपाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी जानकारी, उसके लिए आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार, सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर, पल्लवी प्रताप अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता बिहार से बने हुए हैं। सबसे पहले जी स्वागत है आपका। सबसे पहले संतोष यादव जी आपके पास आऊंगी, और जिस तरह का ये मामला निकल कर सामने आ रहा है, बिहार में जब इस तरह का घटनाक्रम निकलकर सामने आया तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद कहीं ना कहीं उसको अब उसमें अपडेट किया गया है मौतों के आंकड़े को। लेकिन सबसे पहली बात तो कोरोना को लेकर जब सरकारें तमाम प्रयास करती हैं तो जनता के सामने सही आंकड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या मंशा है। और दूसरी बात ये कि कानपुर के हैलेट के जो आंकड़े हैं वो शमशान घाट के आंकड़ों से भी मैच नहीं कर रहे हैं, और कानपुर के नगर निगम में जो डेथ सर्टिफिकेट बने हैं पिछले अप्रैल मई के महीनों में यदि हम बात करें तो 5000 से अधिक डेथ सर्टिफिकेट बने हैं। तो आखिर वो तमाम मौतें फिर कैसे होती हैं, क्यों ये गड़बड़ झाला किया जा रहा है, क्या कहना है आपका इस विषय पर?
जी संतोष यादव जी। जी, हाईलाइट हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे जूनियर डॉक्टरों द्वारा मारपीट का मामला हो। तीमारदारों के साथ अक्सर इस तरह की गुंडे हुआ करती है। हाईलाइट पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज इस समय बेलगाम हो चुका है। निरंकुश शासक योगी जी ने लगातार यहाँ पर प्रयास किए, अथक प्रयास किए कि इसमें सुधार किया जाए। आयुक्त को तैनात कर दिया, कमिश्नर डीएम तैनात हो गए, सीडीओ तैनात हो गए, सब तैनात हो गए। जब इनकी तैनाती यहाँ पर इन लोगों ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया तो सीनियर डॉक्टरों ने पर्दे के पीछे से खेल कराना शुरू कर दिया कि आप लोग हड़ताल कर दीजिए कि हम इनके अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का लंबा बोलबाला था। सब समझ रहे थे कि हमको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि राजशेखर जी के बड़े कड़े तेवर हैं। जो शहर के कमिश्नर हैं वो किसी की सुनते नहीं है, इसलिए उसके आगे इन लोगों ने एक ही तरीका अपनाया जिससे उनको बैकफुट पर आना पड़ा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बैकफुट पर आ गए राजशेखर जी, और वहां एसीएम की जो डेली ड्यूटी लगनी थी नियमानुसार उस पर अंकुश लगा दिया। अब इन्होंने आंकड़ेबाजी शुरू से की है, जब से ये कोरोना काल चला है तब से आंकड़ेबाजी शुरू हुई है। एक एक कर्मचारी जो फार्मासिस्ट है, सुन लीजिए, जिनके ऊपर अब उंगलियां उठनी शुरू की है, जिनके ऊपर ये भार डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं अपने कंधों का उतार के, जिनको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, तो आप इनसे पूछिए कि जो 24 साल 15 साल से चीफ फार्मासिस्ट राजेंद्र पटेल, अरविंद वाजपेयी, नेहा तिवारी, ये जो पड़ी हुई हैं 14-14, 15-15 साल से एक ही सीट पे 7-7 एक ही कमरे में जमे हुए हैं, इनको क्यों नहीं हटाया गया? बाबुओं क्यों नहीं हटाया गया? जबकि रजनीश दुबे जो उस समय तत्कालीन प्रमुख सचिव थे, उन्होंने कहा था कि इनको सबको हटा दीजिए, पटल परिवर्तन कर दीजिए। लेकिन सिर्फ दिखावे के तौर पर तो पटल परिवर्तन किए गए, लेकिन वास्तविकता में सब अपने अपने पटल पर आज की स्थिति में जमे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कैमरे खराब कर देते हैं। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसका काफी कुछ हिस्सा जो बंदर बांट का है वो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को जाता है, और जो स्टोर प्रभारी है शुभ्रांशु शुक्ला उनको जाता है। तो क्यों खत्म करेंगे? यहाँ तो रामू काम करता है। रामू जैसे कचहरी में रामू काम करते हैं बाहर के लोग, उसी तरह यहाँ भी काम करते हैं। यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद लोगों को क्यों काम पर लगाया जाता है? इसका मुख्य कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। इन्होंने आंकड़ेबाजी की, मरने में की, वेंटिलेटर में खेल किया। जब इसका उजागर हुआ तो भी इन्होंने पिछली बार कहा कि हमारे यहाँ 166 है। 12 तारीख को निकल के आंकड़े डॉक्टर अजय कुमार शर्मा देते हैं कि 261 है। अब ये सच्चाई क्या है कि 261 पोर्टल पे दर्ज होने, पहले 166 थे, जब वो दर्ज हो गए तो 261 निकल के आ गए। अब 261 जब पोर्टल पे दर्ज हो जाएंगे तो 501 निकल के आ जाएंगे। देखिए ये आंकड़ेबाजी का खेल है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था इसी आंकड़ेबाजी में ही लिया गया और उसका मिसयूज किया गया, उनको बेचा गया। शुद्ध तौर पर कहा जाए तो उनको डॉक्टरों ने और सिस्टर ने मिलकर बेचा, मरीजों को मार डाला इन्होंने। इनके ऊपर तो हत्या का मुकदमा सीधे सीधे बनता है और दर्ज होना चाहिए। बहुत गंभीर बात है कि ये बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आई। वेंटिलेटर इन्होंने बेच दिए 50-50 हजार में, रेमडेसिविर इंजेक्शन, मौतों के साथ खिलवाड़ किया। लोग किस तरह इमरजेंसी में मर रहे थे पूरा देश देख रहा था। जी, और सबसे शर्म की बात तो हमारे शासकों की है, ये नौकरशाह जो लखनऊ में जमे हैं ये इतने भ्रष्ट हैं, जो योगी जी की छवि खराब कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ से जो फाइलें वहाँ शासन में जाती हैं, अनुभाग 1 में, अनुभाग 3 में, इनके खिलाफ जाती है। जी वहाँ पर जी संतोष जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सारिका भी कानपुर से बनी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर आंकड़ों में जो ये खेल किया गया है वो किस तरह से सामने आया और क्या कुछ कहते हैं कानपुर के आंकड़े और साथ ही साथ नगर निगम के और शमशान घाट के। जो सारिका यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बात का खुलासा कहीं ना कहीं अब हुआ है, इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी कि नगर निगम में भी डेथ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया था, जिसमें भारी संख्या में डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिजन आए थे। तो ये जो आंकड़े हैं ये किस तरह से इनमें अनियमितता पाई गई है? हैलेट के आंकड़ों की बात करें, शमशान घाट के आंकड़ों की बात करें और साथ ही साथ नगर निगम के आंकड़ों की बात करें, तो कितना अंतर दिखाई देता है इनमें? देखिए प्रियंका, बात करी जाए अगर कानपुर शहर की तो के न्यूज सबसे एक्टिव रहा है। धरातल पर रिपोर्टिंग करी गई है, लगातार आंकड़े विवादित में रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में रोज सीएमओ जिला प्रशासन द्वारा लिस्ट जारी करी जाती थी और उनमें जो मृतक आंकड़े होते थे उनको कम दिखाया जाता था, संक्रमित जो होते थे उनके आंकड़ों को भी दिखाया जाता था। हालांकि
ये जो नज़ारे हैं ये भी कई बार कैप्चर हुए हैं और उनको दिखाया गया है, क्योंकि घाटों पर जगह नहीं रहती थी, हॉस्पिटल पूरे फुल हो चुके थे, लोग जमीन पर रहते थे, हॉस्पिटल के अंदर जाने को नहीं मिलता था, मरीज जो है वो घर पे ही रहते थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। और जब इन सब चीजों को लेकर हॉस्पिटल के या फिर जो प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन है इनसे बातचीत करी गई थी, तो उन्होंने स्टाफ का हवाला दिया था कि यहाँ पर स्टाफ कम है। उसके अलावा जब आंकड़ों पे बातचीत करी गई थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कोरोना पॉजिटिव है या फिर जिनसे उनकी मौतें हो रही सिर्फ वही आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं, नॉन कोविड उसमें शामिल नहीं है। लेकिन खुद ही सरकारी विभाग नगर निगम एक ऐसा विभाग है, उसी ने ही उनके आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए थे। नगर निगम ने 1 महीने में, यहाँ तक कि जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके भी अगर देखा जाए उनसे जो आंकड़े मिलाए जाए तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था। इस बार सिर्फ मार्च और अप्रैल में 1 महीने के अंदर सिर्फ 5000 डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए थे 1 महीने में। हालांकि नॉर्मल में 1800 से लेकर 2000 तक ही सर्टिफिकेट बनते हैं, और अब की बार ये जो रिकॉर्ड हुआ था ये इसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो इसलिए ये जो आंकड़े हैं इनको बता दिया गया था, मीडिया के सामने रख दिया गया था और शासन को भी भेज दिया गया था कि यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1 महीने में 5000 हुए हैं। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा, क्योंकि आंकड़ों में खेल हुआ है। इसका खुद ही यहाँ के जो सरकारी विभाग है, यहाँ के जो सरकारी अमले के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने ही इसकी पोल खोल दी। उसके बाद जो हैलट की बात करी जाए तो हैलट अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है लगातार विवादों में रहता है, चाहे वो बात कही जाए वहाँ के डॉक्टरों की, वहाँ की व्यवस्थाओं की, या फिर वहाँ पर जो पढ़ाई करने आए स्टूडेंट्स की। लगातार रैगिंग के मामले वहाँ पर सामने आते हैं, तो फिर वहाँ पर जो ध्वस्त व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर आते हैं, जो तीमारदार हैं उनसे, जो जूनियर हैं और सीनियर डॉक्टर हैं उनकी लड़ाई होती रहती है। वो सब मामले अभी तक सामने आए थे, लेकिन कोरोना काल में कई खेल भी खेले गए हैं, और पहला खेल नहीं ये दूसरा खेल है, क्योंकि कोरोना में 30 अप्रैल को यहाँ पर एक डॉक्टर और 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करी थी। और अब यहाँ पर ये बात सामने आई है कि जो वहाँ का स्टाफ है न्यूरो साइंस विभाग का, उन्होंने जो है मरे हुए लोगों के नाम पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको जारी करवा दिया है। और इसी पूरी बात को लेकर जब यहाँ पर प्रशासन से बातचीत करी गई तो पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक जिम्मेदार डॉक्टर है उसको थमाया जाता है, जब वो लिस्ट पर लिखता है ये पूरी बातें कि किस मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, जब ओके किया जाता है तब उस मरीज को उसके नाम से उसके आधार लेकर उसके बाद उसके बेड तक की वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर उन्होंने कहा था कि हम पूरी जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच के दौरान ही पूरा मामला जो है सीएम तक पहुंच गया और सीएम ने भी सख्ती दिखाई। तो उसके बाद यहाँ पर हैलट प्रशासन में हड़कंप मच गया। लगातार सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, जो कागजी कार्रवाई है उनको किया जा रहा है, टाइम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सीएम कार्यालय से कहा गया था कि कुछ ही घंटों का टाइम दिया जा रहा है, आप अपनी जांच भेजेंगे, लेकिन उसको बढ़ाया जा रहा है। इनकी जांच पूरी नहीं हो पा रही है। कमेटी बनाई गई, प्राचार्य है उसमें, सीएमएस है उसमें, नोडल अधिकारी हैं, लगातार जो यहाँ के कमिश्नर हैं वो भी इस पे अपनी नजर रखे हुए हैं, पूरे मामले की जानकारी कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट भेजने की बात आ रही है उसको टाल दिया गया। हालांकि 3 दिन मांग लिया गया है इस पूरी रिपोर्ट को भेजने के लिए, तो 3 दिन तक की अभी तो जो 1 दिन हुआ है और लगातार वहां पर बैठकें हो रही हैं, कागजी कार्रवाई के लिए जो जांचें हैं वो चल रही हैं। उसके अलावा मीडिया से कोई बातचीत नहीं करी जा रही, और ये जरूर कह दिया गया है कि अगर कोई दोषी होता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सारिका, हमारे साथ आसितनाथ तिवारी भी कांग्रेस से बने हुए हैं। जी आसितनाथ जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कानपुर की जीएसवीएम का नाम तमाम चीज़ों के चलते खराब है, ना तो प्रबंधन की व्यवस्था ठीक है, और इस तरह से कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां सामने आई हैं, कभी मरीजों को हाथ पैर बांध कर देखा गया है, कभी मरीजों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है, जूनियर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर रेमडेसिविर की बात सामने आई है। तो ये आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, और इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद भी जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अस्पताल प्रबंधन पर वो होती हुई नजर नहीं आती है। खासतौर से मौतों के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो एक तरफ कोरोना काल में इलाज ना मिलने के चलते ना जाने कितने मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसके बाद मौत होने पर भी आंकड़ा सही तरह से पेश नहीं किया जा रहा जनता के सामने। क्या कहना है आपका? देखिए, आपको याद होगा पहली लहर की मैं घटना बता रहा हूं। फर्स्ट वेव में कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार ने कहा कि मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी जाए, कोरोना के मीडिया कवरेज पर रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने कहा ऐसा आप क्यों चाहते हैं? भाई मीडिया का काम है, जो देश में घटनाएं हो रही हैं कवर करने दीजिए, आपको मीडिया की कवरेज से क्या तकलीफ है? कोर्ट के इस सवाल में ही कई सारे जवाब छिपे हैं कि आखिर मीडिया के कवरेज से सरकार को क्या तकलीफ है। सरकार ये जान रही थी कि भाई मीडिया के कवरेज में सरकार की नाकामी सामने आएगी, सरकार को कुछ करना धरना नहीं था, फूल बरसाना था, तालियां बजवानी थी। फूल किन पर बरसाना था? जिन्होंने रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग की। फूल किन पर बरसाना था? जो कभी मरीज को देखने तक अपने ही अस्पताल में नहीं गए। फूल किन पर बरसाना था? जिन्होंने मरीज के साथ बड़ी ही बदसलूकी की, बदतमीजी की, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाकर मरीजों को मारा गया, कहीं ऑक्सीजन बंद कर दिया गया, कहीं दवाइयां नहीं दी गई, कहीं परिजनों को भगाया गया। मैं सारे डॉक्टरों को गुनहगार नहीं मानता, लेकिन कुछ तो है। हैलट का एक मामूली कर्मचारी रेमडेसिविर तो नहीं बेच सकता अगर किसी का संरक्षण उसके हासिल नहीं है तो। किसका संरक्षण हो सकता है? वो जरूर उस अस्पताल का कोई बड़ा प्रोफेसर होगा, प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगा, जो डॉक्टर ही होता है। इसलिए डॉक्टर को सीधे भगवान मान के फूल बरसा देना उन भ्रष्ट लोगों की हौसला अफजाई करना था। मोदी जी ने यह काम बखूबी किया कि जितने ये निकम्मे जाहिल भ्रष्ट लोग हैं इनकी हौसला अफजाई की और इनकी कमियों पर पर्दा डालते गए, क्योंकि उनके खुद के भीतर बहुत कमियां थी। उनके पास कुछ नहीं था पब्लिक के लिए, दवाई नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं था। और सेकेंड वेव में तो वो सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहे, लगा ही नहीं कि इस देश में कोई सरकार है। हमें हमारा प्रधानमंत्री हमारी मदद करता हुआ कहीं नहीं दिखा, हमें हमारा स्वास्थ्य मंत्री हमारी मदद करता कहीं नहीं दिखा, हमें हमारी पूरी सरकार नहीं दिखी। सब चुनाव में थे। आपके यूपी के मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल में अपने यहाँ लोग मर रहे हैं, एक एक सांस के लिए लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, आप सबने देखा। और योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जाके वोट मांग रहे थे। ये बेशर्म लोग हैं, इनकी पूरी राजनीतिक विरासत लाशों पर खड़ी हुई है, पूरी राजनीतिक विरासत। ये वो लोग हैं जो गुजरात चुनाव जीतने के लिए गोधरा करवाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए पुलवामा में अपने ही जवानों की हत्या करवा देते हैं। इसलिए लाशों को देखकर इन्हें खुशी मिलती है। लाशों की राजनीति करने वाले लोगों ने आम आदमी कोई फिक्र नहीं की और यही वजह रही कि चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं क्योंकि इन्हें अपनी कमियां छुपानी थी। अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्होंने सारे धपकर्म किए, सारे कुकर्म किए और अब जब पोल खुल रही है तो कुतर्क के साथ कुतर्क पुरानी आदत है। असल जी आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और अपने तमाम गेस्ट से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ बने रहें। लगातार हम हैलट अस्पताल में हुए मौतों के घोटाले को लेकर बातचीत कर रहे हैं, किस तरह के आंकड़ों को छुपाया गया है और इसके पीछे मंशा क्या है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। आखिर क्यों इन तमाम मौतों के आंकड़ों को लेकर यहाँ पर खेल किया गया, इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें, जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे मौतों के घोटाले को लेकर। हम बात कर रहे हैं कानपुर के जीएसवीएम अस्पताल में जिस तरह मौतों के आंकड़ों को लेकर खिलवाड़ किया गया, ऐसे में क्या मंशा थी? मंशा ये थी कि गुड रिपोर्ट शासन प्रशासन के सामने पेश की जाए या इसके पीछे और कोई खेल था? इसको समझने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए तमाम गेस्ट बने हुए, संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए, सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर, पल्लवी प्रताप अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता बिहार भी हमारे साथ बने हुए। असित जी, आपके पास ही वापस आऊंगी और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि आखिर इस तरह के खेल क्यों किए जाते हैं। हैलट अस्पताल की तो हमने बात कर ली, लेकिन जिस तरह से आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं तो उस नज़रिए से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, कानपुर के साथ ही साथ बिहार में भी जब इस तरह का खेल सामने आता है, बिहार में हालांकि अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, पर आपके नज़रिए से यदि कानपुर के साथ बिहार के भी ताज़ा हालात को देखा जाए तो किस तरह के हालात हैं और क्यों आजकल के दौर में जब कोरोना महामारी का दौर है, इंसान अपने आप में ही त्रस्त है, ऐसे में क्यों इस तरह के खेल लगातार किए जाते हैं? आखिर इसके पीछे किसको खुश करने की मंशा होती है? देखिए, इसमें कई सारी बातें होती हैं प्रियंका जी। पहले तो ये सरकार चाहती है कि उसकी ज्यादा बदनामी ना हो। ज्यादा बदनामी इसलिए हो जाती है कि भाई जब कोरोना से मौत होगी तो लोग ये जान जाएंगे कि सरकार के पास इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसलिए लोग मर रहे हैं। तो चीजों को घुमाया जाता है। भाई कोरोना से पहले भी हार्ट अटैक से मौत हो रही थी, लीवर किडनी फेल होने से मौतें हो रही थी, तो इसलिए कोरोना की मौतों को उधर दिखाया गया। मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जिसमें पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जब डेथ होती है और जब डेड बॉडी हॉस्पिटल देता है परिजनों को तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी अस्पताल देता है, तो उसमें लिखा गया है कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक और कोविड पॉजिटिव बताया गया है। उसका दाह संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ है, काले पॉलिथीन में करके और ये करके। तो ये पूरा खेल इसलिए होता है कि पब्लिक के बीच ये बात न चली जाए कि सरकार बिल्कुल नाकाम है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है कोरोना के दौरान। तो सरकार की नाकामी छुपाने के लिए कुछ इसके लिए होते हैं वजाबता। बिहार में जब प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया, तभी बिहार के कई पत्रकारों ने यह बात कही थी कि अब आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी होगी, प्रत्यय अमृत यही काम करते हैं सरकार के फेवर में। तो ऐसे ऑफिसर यूपी में भी हैं। सरकार चाहे किसी को, देखिए कल को अखिलेश यादव की सरकार थी, वो अधिकारी अखिलेश यादव के लिए आंकड़ों की गड़बड़ियां कर रहे थे। आज वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वही अधिकारी हैं और वो योगी आदित्यनाथ के लिए आंकड़ों की गड़बड़ियां कर रहे हैं। ये सरकार करवाती है, इसीलिए इन अधिकारियों को उसी कुर्सी पर बनाए रखा जाता है, सरकार किसी की हो। ये अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ये आंकड़ों के घपलेबाज लोग होते हैं और इसलिए ये हर अधिकारी को पसंद आते हैं। तो पहला काम तो ये होता है कि सरकार की छवि बचानी होती है, उसकी नाकामी छुपानी होती है। दूसरा ये होता है कि मुआवजा देने से सरकार बच जाती है। जिसके परिवार में कोई गया उसे एक मुआवजा देने का ऐलान तो बड़े तामझाम से लोग कर देते हैं कि भाई कोरोना से किसी की मौत होगी तो हम इतना लाख देंगे, लेकिन ये कोरोना से मौत साबित ही नहीं होने देंगे, तो इनका रुपया भी बच गया और ऐलान करके वाहवाही भी लूट ली। तो ये भी प्रवृत्ति होती है कि वाहवाही भी लूट लो और कुछ देना भी ना पड़े, तो इसके लिए भी ये काम किया जाता है। इस बार जो हुआ है वो मूलतः हुआ है सरकारों की नाकामी छुपाने के लिए। आप सबने देखा ऑक्सीजन के कमी की वजह से एक एक सांस के लिए लोग किस तरह से तड़प रहे थे। मुझे भी याद है, आपको भी याद है, मैंने कानपुर में कई मरीजों की मदद के लिए आपके चैनल में दुर्गेंद्र चौहान जी हैं उनसे मदद ली है, कानपुर के बाकी पत्रकारों से मदद ली है। एक बार तो दुर्गेंद्र चौहान जी का बेटा बहुत काम आ गया और उसने एक मरीज को तत्काल एक अस्पताल में बेड दिलवा दिया। तो ये हालत थी, अस्पतालों में बेड खाली है लेकिन वहां कहा जाता था कि बेड खाली नहीं है। भाई कौन कर रहा था ये काम, क्यों किया जा रहा था ये काम? ऑक्सीजन सिलेंडर दबाया गया था, कहां गए वो ऑक्सीजन सिलेंडर पता नहीं चलता था। सरकारी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर सेल आउट हो जाता था, प्राइवेट अस्पतालों को सेल आउट हो जाता था और दिखा दिया जाता था कि भाई इतना ऑक्सीजन हमारा खत्म हो गया। ये सारा कुछ हुआ है और ये सारा कुछ हुआ है सरकार की नाकामी। जो अधिकारी छुपाएगा वो उसके एवज में कुछ गड़बड़ियां भी करेगा और सरकार को खामोशी से वो गड़बड़ियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि यही अधिकारी उसकी सारी नाकामी छुपा रहा है। तो अगर कुछ गड़बड़ कर भी रहा है तो सरकार बोले कैसे? और इसकी वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई प्रियंका जी, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य।
जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। लेकिन ये तमाम गड़बड़ी जो होती है तो परेशानियां जो होती हैं वो आम जनता को ही होती है। पहले तो बेहतर इलाज ना मिल पाना, यहाँ सरकार की नाकामी, और उसके बाद जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मौत के बाद कोरोना सर्टिफिकेट ना होने के चलते परिवार को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो थोड़ी बहुत मदद शासन की तरफ से मिल सकती थी उसका भी रास्ता कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद हो जाता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने अपनी स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए, रिपोर्ट को अच्छी बनाए रखने के लिए इन तमाम तरह के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमारे साथ लगातार पल्लवी प्रताप, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी बनी हुई है। पल्लवी जी, आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से बिहार के मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने उस घटना का संज्ञान लिया और उसके बाद फटकार लगाई। खाली उत्तर प्रदेश की मैं बात यहाँ पर नहीं करूंगी, हैलेट अस्पताल की बात तो सामने आ ही रही है, और जब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इस पर जांच भी होगी आगे चलकर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तमाम देश की यदि हम बात करें तो अभी तो मामला सिर्फ कानपुर और बिहार का निकलकर सामने आया है, लेकिन पूरे देश में ना जाने कितनी जगह इस तरह के आंकड़ों के खिलवाड़ किए गए होंगे। आंकड़ों की बाजीगरी में प्रशासन और शासन के तमाम बड़े अधिकारियों ने अपनी गुड रिपोर्ट्स बनाई होंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसा कुछ किया जा सकता है कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं उनका एक ऑडिट हो सके, जानकारियां निकलकर सामने आ सके, ताकि जनता के साथ ही साथ प्रेस के सामने भी और पूरे देश के सामने सही आंकड़े सामने हो सके? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कानून के हिसाब से? देखिए, थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे आज बुलाने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं इतनी देर से सब लोगों की डिस्कशन सुन रही थी, उसमें जो असद जी ने कुछ पॉइंट्स रखे वो काफी महत्वपूर्ण थे। जो कि उन्होंने कहा कि जहां आंकड़े छुपाए जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऐलान तो बहुत शोशेबाजी में, जैसे दिल्ली में कहा जाता है, कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब उस पैसे को देने की बारी आती है तो बिल्कुल वो आंकड़ों को छुपा के ही वो लोग कुछ लिमिटेड लोगों तक उस रिलीफ को पहुंचा पाते हैं, वो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जगहों पे सुओ मोटो इस तरीके से कॉग्निजेंस लिया। हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, हमने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी देखा, और अभी बिहार में भी हमने ये चीज देखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये बॉम्बे हाई कोर्ट में भी काफी हद तक देखा है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाया है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगाया हो, चाहे अलग अलग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे महाराष्ट्र में है उनको लगाया हो, सिर्फ इसलिए कि आंकड़े सही कहीं से भी नहीं आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज का संज्ञान ले सकती है कि सुओ मोटो की ये आंकड़े गलत आ रहे हैं, और इन आंकड़ों के बारे में सही जानकारी हर जो सिटीजन है भारतवर्ष का, उन सबका ये मौलिक अधिकार है ये जानना कि क्या ये जो हमें आंकड़े दिखाए जाते हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, 200 के जहां पे कई जगहों पे आंकड़े दिखाए जाते थे, वहां पे हो सकता है रोहिणी के शमशान घाट में वहां 2000 लाशें उस वक्त जल रही होती थी। तो ये आंकड़ों का मिसमैच हर जगह रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ग्लोबली हमने ये देखा था कि जो भी आंकड़े सैटरडे या संडे को आते थे वो मंडे को हमेशा कम आते थे। उसका रीजन ये होता था कि सैटरडे संडे को टेस्टिंग कम होती थी, इस वजह से जो मंडे के आंकड़े अगर आप कभी भी ये रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो भारतवर्ष में ही नहीं ग्लोबली हमेशा मंडे के आंकड़े कम आते थे। ये चीज हम जब सुप्रीम कोर्ट में इसका आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो इस बात का संज्ञान भी लिया गया था कि सोमवार के जो आंकड़े होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे आंकड़े नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज, जब दिल्ली में बहुत भयंकर तरीके से लॉकडाउन चल रहा था, जब बहुत ही खराब वेव हमारी सेकेंड वाली 1 अप्रैल वाले जो क्वार्टर में आई थी, उसके बाद जब थोड़ा बहुत रिकवर होने लगा था तो अचानक से नंबर्स बढ़ गए थे। उसका रीजन उस वक्त ये था कि टेस्टिंग बढ़ी थी। कई जगहों पे टेस्टिंग दिल्ली में काफी समय तक हमने देखा था कि टेस्टिंग कम हो गई थी, तो उसकी वजह से आंकड़े सही नहीं आ रहे थे। फिर जब टेस्टिंग बढ़ाई तो नंबर्स बढ़ गए, उसके आंकड़े गड़बड़ हो गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वक्त संज्ञान लिया था कि टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। तो अलग अलग जगहों पे हमने ये देखा है कि हाई कोर्ट ने जो जिसको कहते हैं जो जमीनी स्तर पे गड़बड़ियां हो रही हैं उनके लिए उन्होंने खुद आके संज्ञान लिया है। ऐसा तो है नहीं कि जुडिशरी बिल्कुल अपने आंख पे पट्टी बांध के ही बैठी हुई है और कुछ सुन नहीं रही है। सब चीजें उनको आपके चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या अलग अलग और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी पता चल रहा है, उनको भी दिखाई दे रहा है कि क्या गलत हो रहा है, और उसकी वजह से वो खुद संज्ञान लेते हैं। जैसे हमने बिहार में देखा,
उन्होंने ये कहा कि आपने ये एफिडेविट पे गलत नंबर्स दे रखे हैं, और क्योंकि आपने एफिडेविट में गलत नंबर्स दे रखे हैं, ये पर्जरी है और इसकी वजह से आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप जेल जा सकते हैं, बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। उस वक्त अचानक से बिहार शासन को सडनली रियलाइज हुआ कि हमने बहुत गलत काम कर दिया, हमने गलत नंबर्स दे दिए और अब तो हमें जेल। भाई जिसने भी एफिडेविट पे दस्तखत किया होगा उसको तो यही लगा कि अब तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपना उस पूरा एफिडेविट चेंज किया। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले सकता है कि नहीं? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन क्योंकि आप भी शायद जानते होंगे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन बेंच चल रही है, तो हफ्ते में 2 दिन कोर्ट बैठती है, मंगलवार को और शुक्रवार को, और बेंच भी थोड़ी कम बैठ रही है। जो बेंच इसको सुन रही थी, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच, वो इस वक्त बैठ नहीं रही। तो हो सकता है कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच फिर से बैठना शुरू करेगी, हो सकता है वो उसी मैटर में इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लें, क्योंकि वो काफी अलर्ट है इन सब चीजों के मामले में, और स्पेशली आंकड़ों के मामले में तो काफी ज्यादा है। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे थे ऑर्फन बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है, और उन्होंने उनके आंकड़े मांगे जो कि अभी भी अलग अलग सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट की गलत आंकड़े दे रही है एफिडेविट पे। इसी तरीके से हो सकता है, ये हमारे लिए अभी शायद देखने वाली बात है कि हो सकता है जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ समय में जब वो वापस से बेंच पे बैठेंगे अगले हफ्ते या 28 तारीख से, तो हो सकता है वो इस मामले में कॉग्निजेंस लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर नंबर्स ही गलत होंगे तो जिस तरीके से आसिफ सर ने कहा कि कोई भी तरीके का रिलीफ उन विक्टिम्स तक पहुंच ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, और हम थर्ड वेव के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाएंगे फिर। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी से अनुरोध करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये जो पूरा मामला है इसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार के सामने शासन प्रशासन के द्वारा अच्छी रिपोर्ट साबित रखने के लिए ये तमाम खेल किया जाता है, चाहे बिहार का मामला ले लें, दिल्ली का मामला ले लें या फिर कानपुर का मामला ले लें। लेकिन इन तमाम मामलों से जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहती है वो है जनता। तो जनता के लिए क्या कुछ हो सकता है और क्यों ये किया जाता है, इसके बाद आगे क्या कुछ होगा उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो मौतों के घोटाले को लेकर हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं और कई बातें निकलकर सामने आई हैं। क्यों इस तरह के घोटाले किए जाते हैं, क्यों आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की गड़बड़ी सामने निकलकर आ रही है और कहीं ना कहीं बड़े आला अधिकारियों का इसमें हाथ भी होता है। जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, चाहे नर्सों की बात कर लें या फिर वार्ड बॉय की बात कर लें, ये जब कोई भी कालाबाजारी या घोटाला करते हुए नजर आते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर सामने होता होगा। संतोष जी आपके पास आएंगे और जिस तरह से आपने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी कि तमाम लोग जो काफ़ी लंबे समय से एक पद पर बैठे हुए हैं, यकीनन कहीं ना कहीं शफल किया जाना चाहिए, क्योंकि शफल जब होगा तब ड्यूटी रोटेट होगी और ऐसे में जो एक जान पहचान बन जाती है जिसका फ़ायदा अक्सर लोग उठाते हैं और वही फ़ायदा यहाँ पर
नजर आ रहा है। रेमडेसिविर के मामले में तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, यदि नर्सों के डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह का मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, अब जरूर कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद कि उस पर जांच की जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, ये कहावत बिल्कुल सही है, चोर चोर मौसेरे भाई। जांच उसको सौंप दी गई जो ज्योति सक्सेना वहां की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, फार्मासिस्ट राजेंद्र पटेल है, जांच उन्हीं लोगों को सौंपी गई। जांच इसकी शासन स्तर से होनी चाहिए और मुख्य रूप से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, इसमें मुख्य रूप से दोषी जो न्यूरो साइंस प्रभारी है, जिनके अंडर में ये 7 मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं, वो डॉक्टर प्रेम सिंह का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा और वो भ्रष्टाचार में अक्सर मामलों में लिप्त पाए गए। ये इतने हाथ के कारीगर हैं कि अभी जब MBBS की परीक्षाएं हो रही थी, उस समय प्राचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार थे, तो इन्होंने एक डॉक्टर का नाम काट कर अपना नाम लिख दिया उसमें, अपने पेन से रिड्यूस करके कि डॉक्टर प्रेम सिंह परीक्षाएं कराएंगे, एग्जामिनर बन गए। वो मामला भी लंबित है और 2022 तक इनको रिमांड किया गया। प्राचार्य ने लिखा था नवनीत कुमार ने कि 2022 तक इनको परीक्षा किया जाएगा। इसके बावजूद यहाँ के प्राचार्य द्वारा उनका नाम भेजा जाता है। ये प्राचार्य के काफी लाडले माने जाते हैं और कई विभाग इनको दे दिया गया, हर विभाग इन्हें दिया जाता है। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो इनके हस्ताक्षर से ही जारी होते, किस मरीज को कितने लगते हैं। सिस्टर की उसमें मिली भगत हुई, सिस्टर ने उसको इंडेंट किया, इंडेंट करने के बाद चूंकि फोन द्वारा ही फार्मासिस्ट में गया और फार्मासिस्ट एक नीचे बैठा रहता है, जब इंजेक्शन मांगा जाता है तो नीचे सिर्फ उसका काम है इंजेक्शन उठा के दे देना। अब मरीज को लगा कि नहीं लगा, ये आंकड़े की बाजीगरी लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं। वेंटिलेटर में देखिए आंकड़े की बाजीगरी इन्होंने करी, वेंटिलेटर खाली पड़े रहे, मरीज मरते रहे, ये वेंटिलेटर बेचते रहे, आंख बंद किए रही योगी सरकार। क्यों? कानपुर के कमिश्नर प्रशासन को भी जानकारी। जी बिल्कुल संतोष जी, हम आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे, आपने जानकारी दी है। असित जी के पास जाते हैं। असित जी, जिस तरह की जानकारी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, चाहे बिहार की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, रेमडेसिविर की बात कर लें या फिर आंकड़ों की बात कर लें, भारतवर्ष में जब इस तरह की एक मानसिकता बन जाती है, ये केवल कानपुर और बिहार का ही मामला नहीं है, भारतवर्ष में खंगाला जाएगा तो न जाने कितनी और जगह पर निकल कर सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम अस्पताल के साथ ही समाज में भी जो लोग रह रहे हैं उनमें शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है? इसके पीछे की क्या वजह है कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में भी कालाबाजारी से लेकर तमाम गलत काम करने से यहाँ के कोई लोग गुरेज करते हुए नजर नहीं आते? देखिए, ये जब लोकतंत्र कमजोर होता है, जनशक्ति कमजोर होती है, तो किसी भी देश में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। और जनशक्ति कैसे कमजोर होती है, इसकी कई सारी वजह हैं। हम अगर सांप्रदायिक एजेंडे पर वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमने देश के लिए वोट नहीं किया, किसी धर्म विशेष के लिए वोट किया। मतलब हमने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वोट नहीं किया, हम एक धार्मिक भावना से हमने वोट किया। जब हम जाति के आधार पर वोट करेंगे तभी हम देश के लिए वोट नहीं करते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वोट नहीं करते हैं, हम जाति के लिए वोट करते हैं। पैसा, दारू, बाकी तमाम चीजें इसमें आप इंक्लूड करते जाइए। तो मूल बात यह है कि जब तक नागरिक जिम्मेदार नहीं होगा, मर कौन रहा है भाई? यही नागरिक मरा ना, एक एक सांस के लिए कौन तड़पा? यही नागरिक तड़प रहा था ना। यही लोग तो ऑटो रिक्शा में अपने परिजनों को लेकर दौड़ रहे थे ना। तो नागरिक को ये बात समझनी होगी, आम आदमी को ये बात समझनी होगी कि हमें जिम्मेदार नागरिक बनके, भारत का नागरिक बनके भारत की सरकार चुननी है, न कि हिंदू बनके, मुसलमान बनके, राजपूत बनके, दलित बनके, ब्राह्मण बनके, ओबीसी बनके। जब तक ये सब बनके आप करते रहेंगे तब तक आप देश के लिए वोट नहीं करेंगे। अब यूपी की स्थिति क्या है या बिहार की स्थिति क्या है, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, इलेक्शन में क्या होता है हम सब जानते हैं। इसलिए नागरिक शक्ति कमजोर पड़ गई, और नागरिक शक्ति कमजोर पड़ी तो सरकार और सरकार को चलाने वाला जो पूरा ये तंत्र है, जो करप्शन की बड़े पहाड़ पर हमेशा बैठा रहता है, ये और मजबूत होता गया। इसके लिए नागरिक हो गए कीड़े मकोड़े, क्योंकि इसे पता है कि या तो एक बार हम जय जय श्री राम बोल देंगे, या अल्लाहू अकबर बोल देंगे, या एक बार क्षत्रिय सम्मान तो ब्राह्मण सम्मान, दलित अस्मिता, ऐसा कुछ बोल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा।
तो ये राजनेता ये समझ गए और ब्यूरोक्रेट्स भी ये समझ गए कि आम आदमी इस मूर्खतापूर्ण भीड़ में शामिल हो जाएगा, इसलिए नागरिक शक्ति कमजोर हो गई। नागरिक कमजोर हुआ, इसका फायदा तंत्र ने उठाया, नागरिक कमजोर हुआ, इसका फायदा राजनीतिक दलों ने उठाया, और आज ये स्थिति हो गई कि सही मायनों में आपने देखा होगा प्रियंका जी या बाकी लोग जो बैठे हैं हमारे साथ पैनल में, पल्लवी जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, तमाम लोगों ने ये देखा कि सेकेंड वेव में वाकई हमारी और आपकी हैसियत कीड़े मकोड़े की थी। सरकार ने उससे ऊपर हमको नहीं माना, सिस्टम ने हमें कीड़ा मकोड़ा ही माना और हम कीड़े मकोड़े की तरह ही ट्रीट किए गए, क्योंकि हमारी जो शक्ति है नागरिक शक्ति वो लगभग क्षीण हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका, और इसी के साथ हम अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, समय सीमा समाप्त होने को आई है। ऐसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पल्लवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात तो निकलकर सामने आ गई कि हैलट में जिस तरह से आंकड़ों का खेल किया गया है उसके पीछे मंशा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार के सामने अच्छी रिपोर्ट पेश करने की रही है। हालांकि इसमें नुकसान जो हुआ है वो जनता का हुआ है। पहले तो इलाज बेहतर नहीं मिला और उसके बाद इलाज ना मिलने के चलते जब मौत हुई है तो मौत के बाद भी जो हक मिलना चाहिए था वो हक ना तो उन लाशों को मिला है और ना ही उनके परिवार वालों को मिला है। देखना ये होगा कि अब शासन प्रशासन के साथ ही सरकारें इस पर क्या कुछ एक्शन लेती हैं, क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले।